नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नए वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की 2 दिवसीय यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने के लिए तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज पर चर्चा की जाएगी। इस यात्रा को भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर देखा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत और के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो रूस की यात्रा है, इस यात्रा के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, भारत और रूस के संबंध किस तरह से रहे हैं और भी जो तमाम इंपॉर्टेंट पहलू हैं वो उन पहलुओं को यहाँ पर इस पूरी खबर में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद इस यात्रा की क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, निहितार्थ हो सकते हैं, उनको देखेंगे। भारत और रूस के रक्षा संबंध किस तरह से रहे हैं। फिर पिछले कुछ समय में तेल व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर सामने आया है। इसके अलावा क्या निष्कर्ष आप इस पूरी यात्रा से निकाल सकते हैं, क्या फायदे भारत को होने वाले हैं, और फिर अंत में प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इस पूरे खंड को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये पूरी खबर क्या है, खबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जाएं। तो सबसे पहले वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2 दिवसीय यात्रा है वो यात्रा शुरू हो गई है। रशिया की यात्रा पर है। इस पूरी यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। वहां पर पहुंच के उनका एक संबोधन भी होने वाला है, एक सभा को संबोधित करेंगे जिसमें इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारतीय प्रवासी समुदाय के जो लोग हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा जो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे कि रूस की सेना में भारतीय लोगों को भर्ती किए जाने का जो पूरा विषय है उस पर डिस्कशन हो सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के भी कुछ बातचीत देखने को मिल सकती है। अपने बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने को लेकर के आपको डिस्कशन देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जा सकती हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद दोनों नेताओं की बीच में जो है 16वीं मुलाकात होने वाली है। तकरीबन 16 बार दोनों जो है प्रतिनिधि जो है वो आपस में मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है यानी कि फरवरी 2022 के बाद से अभी तक दोनों प्रतिनिधियों के बीच में एक भी मुलाकात नहीं हुई है। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अब ये पहली मुलाकात दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हमें देखने को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो मोदी जी आखिरी बार जो है सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई थी। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन की अगर आप बात करें तो उन्होंने आखिरी बार वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन यानी कि बायलैटरल वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन यानी कि एनुअल बायलैटरल समिट में हिस्सा लेने के लिए वो सितंबर 2021 में वो भारत की यात्रा करने आए थे। तो ये ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट रहा है जिस कॉन्टेक्स्ट के को ध्यान में रखते हुए हमें इस पूरी खबर को समझना है। अब इस यात्रा के निहितार्थ की बात करें, इम्प्लीकेशंस की बात करें तो आपको याद होगा कि हमने हाल ही में लोकसभा का गठन होते हुए देखा है। प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार बनी है और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जो पहली यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने रूस का चयन किया, जो पहली बायलैटरल उनकी यात्रा होने वाली, बायलैटरल विजिट होने वाली है। इससे पहले उन्होंने एक मल्टीलेटरल विजिट की है G7 के आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन जो पहली बायलैटरल यात्रा होने वाली, द्विपक्षीय यात्रा होने वाली है, उसके लिए रूस को चुना गया है। ये स्पष्ट तौर पर भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं, भारत की प्रायोरिटीज क्या हैं, उसको दिखाता है। क्योंकि अगर आप ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर आप हिस्टोरिकल प्रैक्टिस की बात करें तो इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि जब भी भारत में नए प्रधानमंत्री का चयन होता है तो प्रधानमंत्री सबसे पहली यात्रा भारत के किसी पड़ोसी देश में करते थे। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 2 कार्यकाल की बात करेंगे तब भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया गया था। जैसे जून 2024 में प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद भूटान की यात्रा की थी। इसके बाद जून 2019 में शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की थी। तो दोनों बार जब प्रधानमंत्री चुने गए, जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने एक पड़ोसी देश की यात्रा की। लेकिन इस बार 2024 में उन्होंने अपनी इस प्रैक्टिस को तोड़ दिया है। ये जो ऐतिहासिक प्रैक्टिस रही है उसको तोड़ दिया गया है और अब पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं शपथ ग्रहण के बाद सीधे रूस की यात्रा करने वाले हैं, जो कि जाहिर तौर पर भारत की क्या प्राथमिकताएं हैं, भारत किन चीजों को प्राथमिकता देता है
उसको दर्शाता है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से, तो रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत के बाद से लगातार कई एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर के डिस्कशन कर रहे थे कि भारत और रूस के जो ऐतिहासिक संबंध लंबे समय से बने आ रहे हैं, वो संबंध अब कुछ हद तक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि भारत ने रूस को लेकर के कोई भी फर्म स्टैंड अभी तक नहीं लिया था, कोई क्लियर कट स्टैंड भारत ने नहीं लिया था। भारत ना तो रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आया, ना ही पश्चिमी जगत के साथ खड़ा हुआ नजर आया। तो भारत ने अपनी बैलेंस पॉलिसी अपनाई थी। तो कई जानकार ये कह रहे थे कि हो सकता है इस बैलेंस पॉलिसी की वजह से भारत ने दोनों ही गुटों को नाराज कर दिया हो। भारत ने हो सकता है रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को थोड़ा सा प्रभावित किया हो। लेकिन अब क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो रूस की यात्रा पर जा रहे हैं और उनकी पहली यात्रा है, तो इस लिहाज से स्पष्ट तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को कितना ज्यादा महत्व प्रदान कर रहा है। और एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है ये उस समय भी हो रही है जिस समय दुनिया में अगर आप देखें तो नाटो कंट्रीज जो हैं, उनके जो 32 देश हैं, नाटो ने एक ग्रुप के तौर पर, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपने तकरीबन 75 साल पूरे कर लिए हैं। और इस 75 साल की अवधि के दौरान, इस 75 साल को सेलिब्रेट करने के लिए नाटो कंट्रीज के जो 32 मेंबर्स हैं वो वॉशिंगटन डीसी में एकत्र हुए हैं। तो एक तरफ वहां पर यह बैठक चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से मिलने गए हैं। तो ये जाहिर तौर पर भारत की पॉलिसी को दिखाता है कि भारत की पॉलिसी किसी एक खेमे से बंधी हुई नहीं है, बल्कि भारत अपनी पॉलिसी में अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब भारत को जरूरत पड़ती है तो वेस्टर्न कंट्रीज, भारत को अगर लगता है कि भारत के हित में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाना है तो भारत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी जाता है। लेकिन भारत इसके बावजूद भी अपने ऐतिहासिक जो एलाइज रहे हैं, जो ऐतिहासिक साझेदार रहे हैं, उन साझेदारों को पीछे नहीं छोड़ता है। भारत अभी भी रूस के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत बनाए हुए है और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने इस यात्रा के निहितार्थों की बात की। अब एक बार भारत और रूस के रक्षा संबंध किस तरह के रहे हैं उनकी अगर आप बात करें, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो आपका शीत युद्ध के दौरान होती है, यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान होती है, क्योंकि भारत उसी समय आजाद भी हुआ था। तो पूरी कोल्ड वॉर की जो अवधि रहती है, उस पूरी अवधि के दौरान यूएसएसआर जो था, यानी कि सोवियत संघ जो था, वो भारत के रक्षा उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक था। और कई रिपोर्ट सामने आई जिन रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान समय में भी भारत में जो रक्षा उपकरण है उसका तकरीबन 60 से 70% हिस्सा जो है वो रूस या फिर सोवियत मूल का है। इसके अलावा दोनों देशों के संबंध जो है वो आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में कि क्रेता विक्रेता यानी कि सेलर और बायर के फ्रेमवर्क से बाहर निकल गए हैं। अब ये जो है क्रेता और विक्रेता के फ्रेमवर्क से निकल करके संयुक्त अनुसंधान एवं विकास यानी कि जॉइंट R&D, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा सह विकास को डेवलपमेंट, इसके अलावा संयुक्त उत्पादन यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन, इस फ्रेमवर्क में आ गए हैं। यानी कि अब भारत केवल रशिया से हथियार खरीदता नहीं है, बल्कि रशिया के साथ मिलकर के हथियार बनाता है, रशिया के साथ मिलकर के डिजाइन तैयार किए जाते हैं, नए उपकरण बनाए जाते हैं। तो अब हमारे संबंध एक नई दिशा की ओर आपको जाते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा भारत ने जो है कई हथियारों की आपूर्ति के लिए रूस के साथ समझौता किया है, जैसे कि इसमें आपका S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम शामिल है। इसके अलावा MiG-29 लड़ाकू विमान शामिल हैं, कोमोव हेलीकॉप्टर शामिल है। तो इनकी आपूर्ति के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। इसके अलावा T-90 टैंक, जिस पर हमने आज सुबह भी बात की थी अगर आपको याद हो, इसके साथ साथ Su-30 MKI लड़ाकू विमान, LK-203 असॉल्ट राइफल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए जो है दोनों देशों के बीच में समझौता किया गया है। यानी कि इनका जो उत्पादन है, ये वाले जो उपकरण है, इनका उत्पादन भारत में किया जाएगा और रूस की ओर से भारत को लाइसेंस प्रदान किया गया है इस उत्पादन के लिए। हालांकि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, खासतौर पर पिछले 25 सालों में अगर आप देखेंगे, तो भारत ने अपने आपूर्तिकर्ता के तौर पर, अपने सप्लायर के तौर पर और भी देशों में डाइवर्सिफाई किया है। अब पहले भारत क्या होता था, भारत पूरी तरह से रूस पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत ने अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई किया है। भारत अमेरिका की तरफ गया है, भारत इजराइल की तरफ गया है, भारत फ्रांस की तरफ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे सिपरी की, अगर आप 2024 की रिपोर्ट को उठाएंगे तो वो रिपोर्ट बताती है कि इस साल भी भारत ने जितने भी हथियार खरीदे उसमें से तकरीबन 36% की जो हिस्सेदारी रही वो आपका रशिया की रही। ये हिस्सेदारी हालांकि पिछले कुछ समय में कम हो गई है और इसमें रूस और यूक्रेन युद्ध ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस जो है
वो अधिकतर अपने जो हथियार है वो अपने ही युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वजह से बेसिकली दूसरे देशों को आपूर्ति जो है कम की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जिस देश से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है उसका नाम जो है रशिया है। तो ये हमने रक्षा संबंधों की बात की, और जब भी रूस और भारत के संबंधों की बात होती है तो उसमें डिफेंस रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा भारत और रूस के तेल व्यापार की अगर आप बात करें तो यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से आपने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की जो कीमतें थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी, और इस ऑयल इन्फ्लेशन से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा था, भारत सस्ते दामों पर रूस से तेल खरीद रहा था। और इस खरीदारी की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा दबाव का भी सामना करना पड़ा, बहुत ज्यादा आलोचना का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस आलोचना को भारत ने सहा, इस दबाव को सहा, और आप ये बेसिकली भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी को दर्शाता है। इस पूरी सिचुएशन को लेकर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर 2022 में अपने एक बयान में कहा था कि बेसिकली भारत जो है वो उपभोक्ताओं के हित में रूसी तेल को खरीदना जो है जारी रखेगा, यानी कि भारत अपने हित को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदेगा, और भारत को वेस्टर्न कंट्रीज के नैरेटिव से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो द्विपक्षीय व्यापार में जो टोटल दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड था वो $65.70 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। ये अब तक का सबसे बड़ा लेवल है। हालांकि व्यापार संतुलन जो है वो आपको रूस के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ नजर आ जाएगा। इसमें भारत के $61.44 बिलियन के आयात में ज्यादातर चीजें जो है, ज्यादातर रूसी तेल ही शामिल था। अधिकतर हमने जो है ऑयल ही इंपोर्ट रशिया से किया था। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, उर्वरक हो गए, फर्टिलाइजर है, खनिज संसाधन है, कीमती पत्थर हो गए, धातु हो गई, वनस्पति तेल हो गया, तो ये तमाम चीजें हम जो है रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये हमने देखा कि बेसिकली व्यापार का रिलेशन किस तरह से रहा है, तेल का जो व्यापार है उसको लेकर के हमने पॉइंट्स को समझा। अब एक बार निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत जो है एक संतुलित नीति को अपना रहा है। संतुलित नीति किस लिहाज से? तो संतुलित नीति आप कह सकते हैं कि बेसिकली भारत जो है वेस्टर्न कंट्रीज को भी संतुलित कर रहा है, और भारत जो है रशिया, उसका जो पुराना एलाय है उसको भी यहाँ पर संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि रशिया और चाइना के जो समीकरण रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे, और उसकी वजह से भारत के हितों पर बहुत ज्यादा प्रभाव आपको नजर आता रहा है। हम बार बार इस पर डिस्कशन भी करते रहे हैं। लेकिन अगर भारत और रूस के संबंध मजबूत होते हैं तो रशिया और चाइना की जो इक्वेशन है उसकी भारत पर जो प्रभाव है वो आपको थोड़े से कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर निष्कर्ष की बात की। अब अंत में प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न हमारा प्रीलिम्स का है। आपसे पूछा गया है कि भारत किस देश से सबसे अधिक हथियारों और गोला बारूद की खरीदारी करता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।